हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विधिकुल में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 4, 5, 6 सेक्शन कवर किए थे बीएनएस का। अब इसी ओर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है सेक्शन नंबर 7, जो कि बात करता है सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिग्रेस और सिंपल। चलिए बेयर एक्ट को रीड करते हैं। इन एवरी केस मीन्स हर एक केस में जहाँ पे विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, मीन्स हर एक केस में जो ऑफेंडर है, ठीक है, वो पनिशेबल हुआ है किसके साथ में? इम्प्रिजनमेंट के साथ। विच में बी ईदर डिस्क्रिप्शन इट शैल बी कम्पिटेंट टू कोर्ट, कम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया हो, ठीक। सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट इन द सेंटर डेट सच इम्प्रिजनमेंट शैल होली रिग्रेस, ठीक, और डेट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, ठीक। देखिए इसमें क्या है, आगे भी रीड आउट कर लेते हैं। डेट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड रेस्ट सिंपल। जैसा कि आपने पिछले एक सेक्शन में देखा था, सेक्शन नंबर 4 में, जहाँ पे ये क्लियर किया गया था जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो नेमली दो तरीके से दी जा सकती है, एक तो रिग्रेस, एक तो सिंपल, ठीक है। रिग्रेस का मतलब बताया गया था हार्ड लेबरिंग करवाई जा सकती है ऑफेंडर से, और सिंपल मीन्स नॉर्मल तरीके से मीन्स सिंपल लेबर, ठीक है। तो आते हैं अपने सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक। ए जो है कंपिटेंट कोर्ट है कोई, बी ऑफेंडर है, ठीक है। जो ये कंपिटेंट कोर्ट थी, ए जो कोर्ट है, उसने पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट इसको अवॉर्ड की थी 7 ईयर, ठीक है। ऑफेंडर को 7 ईयर की पनिश अवॉर्ड किया गया था। तो अब यहाँ पे जो ये ऑफेंडर है और ये जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट चाहे तो बी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के साथ 7 ईयर दे सकती है, या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट के साथ उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकती है। या फिर कॉम्पिटेंट अगर कोर्ट चाहे, जैसे उसको 7 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई है, ठीक, तो चाहे तो 3.5 साल की उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देते, या फिर 3.5 साल की उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दे, ठीक है। या फिर पूरी सिंपल दे दे, या फिर होल पूरी रिग्रेस दे दे। तो यही पूरा सेक्शन आपके बात करता है, एक बार इसको रीड आउट करना, क्लियर हो जाएगा। देन हम लोग अब बात करते हैं सेक्शन 8 की ओर। सेक्शन 8, अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। मीन्स अगर कोर्ट ने कोई भी फाइन इम्पोज किया है, ठीक है, और जो ऑफेंडर है अगर वो पेमेंट जो फाइन ऑफ पेमेंट है अगर वो पे नहीं करता है, तो उस ऑफेंडर की क्या लाइबिलिटी बनती है। तो देखते हैं सेक्शन 8 ऑफ क्लॉज 1 क्या बात करता है। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस, पहला लाइन क्या लिखा है, जहाँ कोई भी सम एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो फाइन है मे एक्सटेंड, कहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड। मैं पूरा ही सेंटेंस ये बोला कि अगर कोई भी सम एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं किया गया है, तो जो फाइन है कोर्ट कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है उस अमाउंट को? अनलिमिटेड, मीन्स किसी भी हद तक जा सकती, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, बट रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ऑफेंडर का औकात से बाहर हो, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्लॉज 2 पे। इन एवरी केस ऑफ फॉरेन ऑफेंस, मीन्स हर ऑफेंस के केस में पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, पनिश किया गया ऑफेंडर इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, मीन्स इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू बी फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, ठीक। पहली सिचुएशन में उसको दोनों भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सेकेंड सिचुएशन में उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है विदाउट फाइन, ठीक है। एक लास्ट वाली सिचुएशन में विथ फाइन एंड विदाउट इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस पे। अब पढ़ते हैं दूसरे क्लॉज की ओर। सब क्लॉज बी को देखते हैं। सब क्लॉज बी क्या बात करता है? पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। जो ऑफेंडर है वो चाहे उसको इम्प्रिजनमेंट हुई हो या फिर उसको फाइन हुआ हो, विथ फाइन ओनली। दूसरी सिचुएशन क्या कहता है? फाइन ओनली। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू बी फाइन, it shall be competent court which sentence such offender direct by the sentence that default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment of certain time.
in which imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he may be sentenced or which he may be liable under commutation of a sentence। इसका सीधा सीधा मुद्दा समझो, ये जो आपका सब क्लॉज बी है यही कहना चाह रहा है जो ऑफेंडर है अगर उसको दोनों ही मिला है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी मिला है, फाइन भी मिला है, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट तो वो काट रहा है, लेकिन अगर इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी उसको बढ़ा दिया जाएगा 4 मंथ के लिए, ठीक है, यही कहता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्लॉज की ओर। क्लॉज 3 बात करता है द टर्म विज द कोर्ट, ठीक है, इसको सुनो क्या कह रहा है, सीधा सीधा इसका कंक्लूजन निकालते हैं। अगर मान लो कोई ऑफेंस कमिट किया गया ऑफेंडर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक, तो जो ऑफेंडर है, ठीक है, उसकी जो पनिशमेंट होगी, जो कोर्ट होगी, वो मैक्सिमम 6 ईयर कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो उसने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो सजा है वो 6 साल तक की है, ठीक है, मैक्स मतलब कोर्ट जो है वो 6 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है। तो ऑफेंडर को उस दौरान जजमेंट आता है कोर्ट का और उसको इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल की और प्लस उसको फाइन भी मिलता है। तो अगर इम्प्रिजनमेंट तो चलो वो ठीक है जेल में काटा, लेकिन अगर वो फाइन नहीं भरता इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो क्या होगा, जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है, जो इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ये 6 ईयर, इसको उसको एक्स्ट्रा में इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 1/4 इसका, ठीक है, 1/4 जैसे कि कितना उसको मिला था 3 ईयर, तो 6 ईयर इंटू 1/4, एक मिनट, 6 ईयर, उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका उसको 1/4 मिलेगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, तो कितना आएगा 1.5 ईयर, ठीक है, उसको फिर इतना एक्सेसिव इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं क्लॉज 4 की तरफ। क्लॉज 4 मेंशन दैट द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जैसा बताइए कोई भी समाज सेवा कोर्ट करवा सकती है। मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, इसमें सबसे इसको हाईलाइट कर लो, डिस्क्रिप्शन बोले तो ऐसे समझो इसको, अगर जो ऑफेंडर है अगर वो पेमेंट को पे नहीं करता है जिसके लिए वो लायबल है, या फिर इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस को में फेलियर होता है, तो वहाँ पे जो उसकी ओरिजिनल जो भी उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है, ठीक है, फिर कोर्ट उसको प्रोनाउंस करेगी, ठीक है, उसको ओरिजिनल जो उसने कमिट किया है ऑफेंस, फिर उसकी उसको सजा दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं क्लॉज 5 की। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, दो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल। इसमें सीधा सीधा यही कह रहा है, अगर उसको इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन और कम्युनिटी सर्विस फेलियर करता है इसमें, तो उसको जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो सिंपल नेचर की होगी, ठीक है, वहाँ पे रिग्रेस हार्ड लेबर नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस नॉट एक्सीड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग, ये देखो यहाँ पे दो दिए हैं, इम्प्रिजनमेंट का टर्म पीरियड बताया गया है, 2 मंथ की सजा दी जाएगी जब जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो अगर 5,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं कर रहा है, और 4 मंथ की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी अगर जो फाइन है वो 10,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं कर रहा है, और एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और अदर केसेस में 1 साल से ज़्यादा की पनिश नहीं दिया जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्लॉज 6 सबसेक्शन ए में क्या बोला गया था, इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सेल टर्मिनेट कर दिया जाएगा कब, जब जो भी उस पर जो भी उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है, जो भी उसको फाइन पे करना है उसके पेमेंट हो जाने के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, वेन एवर डेट फाइन इज ईदर पेड या फिर बाय द लीव ऑफ द कोर्ट या फिर लॉ बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट। देन सब क्लॉज बी क्या कहता है, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, मतलब कि अगर उसने पेमेंट जो उस पर जिसके लिए वो लायबल है, ठीक है, और वो पेमेंट उसने नहीं की है, ठीक है, तो वहाँ पे बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसको वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट तो मिली ही है, ठीक है, तो बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट सच अ प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड और लीव दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन द प्रोपोर्शन टू द पार्ट ऑफ फाइन स्टिल अनपेड एंड सेल इम्प्रिजनमेंट सेल बी टर्मिनेट। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं
जैसे कोई ए है जो कि ऑफेंडर है, ठीक, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, इसलिए इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, एक मिनट, इसको इम्प्रिजमेंट हुई, ठीक है, मान लीजिए कोर्ट ने इसको 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट दी, ठीक है, इन दी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। तो इस दौरान अगर वो फाइन भर देता है, ठीक है, जो भी जिसकी मान लो इसके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया था अराउंड 20,000 रुपीज़, ठीक है, 20,000, अब जिसमें कि इसने 1,000 पे कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो इसकी जो इम्प्रिजमेंट टर्म है उसको 1 ईयर रिड्यूस कर दी जाएगी, ठीक है। अब बची जो 1 ईयर है उसको फिर बिताएगा, ओके, नो डाउट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर आता है अपना एलिस्ट्रेशन। एलिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है, ए इज सेंटेंस टू अ फाइन फॉर 1,000 रुपीज, वही सेम एज इट इज जो अभी एग्जांपल दिया वही एलिस्ट्रेशन ये बात कर रहा है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन 7, सॉरी क्लॉज 7, द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड, ठीक है। जैसे मान लो अगर जो ऑफेंडर, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ऑफेंडर है, ठीक है, इसको इम्प्रिजमेंट हुई है 6 ईयर की प्लस फाइन, ठीक। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि उसकी जो इम्प्रिजमेंट है वो तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो फाइन है इसको फुलफिल नहीं करता है, जो इसकी लायबिलिटी है फाइन की उसको पे नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कोर्ट होगी वो विथ इन 6 ईयर, ठीक है, 6 साल के अंदर उस फाइन को रिकवर करेगी। अगर मान लो 6 साल की सज़ा नहीं मिली, उसको मान लो इम्प्रिजमेंट मिली हो 10 साल की, ठीक, तो यहाँ पे ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो 7 साल 8 साल मतलब विथ इन 10 ईयर उसको रिकवर कर सकता है उस अमाउंट को, ठीक है। अब यहीं पे एक पॉइंट और मेंशन हुआ है ये, एंड द डेथ ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर की डेथ हो जाने पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी आफ्टर उसके डेथ के बाद, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे डेप्थ रिकवर किया जाएगा, ठीक है, वो लीगली बाइंडिंग होगा, ठीक। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 9 को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।